हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो जैसा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी चलते चलेंगे। अब देखिए, हमें बहुत समय मिल चुका है आप सभी के लिए, तो यानी कि करीब करीब 2 महीने हैं आप सभी के पास में, तो अच्छी से तैयारी हो सकती है और आसानी से चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम के साथ में हम आज और एक एवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सही मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान के बारे में अगर बात की जाए तो क्या है कि बीज केला, फूल सहजन, फिर फल पत्ता गोभी, तना गाजर, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, कि कौन सा किससे सही है। तो देखिए, अगर बात की जाए, देखिए बीज जो केला, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और फूल सहजन, ठीक, और ऑप्शन सी है फल पत्ता गोभी या तना गाजर। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए, फूल जो होता है वो कहाँ, सहजन, ठीक है, सहजन में आते हैं। सहजन के यानी कि देखिए कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के क्या बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, पकौड़े बना करके खाए जाते हैं। अगर फूल की बात आई है तो उत्तर प्रदेश जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करोगे तो यहाँ पर कचनार हो जाएगा। इसकी बात हो रही है, कचनार की बात हो रही है। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो पश्चिम बंगाल हो गया और केरल हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, केले का फूल। ठीक है, इनका प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखोगे फूल और सहजन वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। ठीक है, तना नहीं है। ठीक, और बीज केला यानी कि जो दे रखा है, बाकी तो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्जी यानी कि गुलाब हो जाता है, फूल हो गया। केला फूल और फल है। अनार क्या है, फल है। गाजर क्या है, जड़ है। सेब क्या है, फल है। सरसों में क्या खाया जाता है, मतलब खाने योग्य बात, पत्ते और बीज खाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर, निम्न में से कौन माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, ये दे रखा है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, शिवांगी पाठक या मालवत पूर्णा या प्रेमलता अग्रवाल, आगे आपका अनीता देवी। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, कि सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला मतलब ठीक है वो कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दे रखा है, यानी कि मालवत पूर्णा। मालवत क्यों है, पूर्णा है। ठीक है, तो मालवत पूर्णा दुनिया में सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई यानी कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई देखा जाए 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर। ये कहाँ स्थित है, नेपाल के बृहत हिमालय। ठीक, नेपाल के बृहत हिमालय में स्थित है। ठीक, मालवत पूर्णा की अगर बात करें तो मालवत पूर्णा जो है ये यानी कि 13 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 13 साल की उम्र। ठीक, 13 साल 11 माह की उम्र में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, इतनी बात हो गई इनके बारे में, समझ गए इतनी बात। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर शिवांगी पाठक की बात करो तो शिवांगी पाठक के बारे में जान लीजिए, शिवांगी पाठक कौन है। देखिए, शिवांगी पाठक की अगर बात की जाए, ठीक, तो शिवांगी पाठक भी 16 मई 2018 को, यानी कि
16 मई 2018 को इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी थी। चढ़ने वाली भारत की सबसे कम यानी कि कम व्यक्ति है जो 17 साल की उम्र में, कितने साल की, 17 साल की उम्र में, ठीक, इन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी। 17 साल की उम्र में इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ी। फिर उसके बाद इन्होंने 24 जुलाई 2018 को इन्होंने कहा, यानी कि जो देखा जाए 24 जुलाई, अफ्रीका की चोटी, कौन, ठीक है, कलिमंजारो की चढ़ाई चढ़ी थी, ठीक, 24 जुलाई 2018 को कलिमंजारो की चढ़ाई चढ़ी। 2 सितंबर, अब यानी कि अगर देखा जाए आगे 2 सितंबर, तो 2 सितंबर 2018 के, अब ये कहा, यूरोप में रूस, यानी कि यूरोप में रूस की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई चढ़ी थी इन्होंने। तो ये थी शिवांगी पाठक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे और देखो बताता हूँ आप सभी को, तो ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन एक आधे आपसे पूछे जरूर जा सकते हैं। आगे बात करते हैं संतोष यादव की। संतोष यादव, तो संतोष यादव की अगर बात करोगे तो ये दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, मतलब संतोष यादव कितनी बार, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है, भारतीय महिला है। ठीक, कितनी बार चढ़ने वाली, 2 बार। अगर आगे बात करें प्रेमलता अग्रवाल की, तो प्रेमलता अग्रवाल जो थी, ये दुनिया की सभी 7 शिखर पर, ये मालूम जितनी कितनी 7 चोटी, ठीक है, 7 शिखर पर चढ़ने वाली, 7 शिखर पर चढ़ने वाली, ठीक, चढ़ने वाली महिला है। आगे बात करते हैं, अगर तुम बात करें बछेंद्री पाल की, बछेंद्री पाल इन्होंने कब चढ़ाई चढ़ी थी, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। उन्होंने कब चढ़ाई चढ़ी थी, 1984 में पहली चढ़ाई चढ़ी थी, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ठीक। और उसके बाद आगे है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, अगर इनकी बात करें तो ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग है। ये कौन है, दुनिया की पहली, क्या है ये, दिव्यांग है। कौन है, अरुणिमा सिन्हा, ठीक, दिव्यांग एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है। समझ गए इतनी बात। ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से। आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कि प्राकृतिक चयन का जैविक यानी कि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन, ग्रेनर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन सी आपका है विलियम ब्यूमेंटो ने, या अगला ऑप्शन डी है अस्टर्न हेकले ने। देखिए जहां पर प्राकृतिकवाद की बात आ जाए तो वहां पर ऑप्शन बिना मतलब कि सोचे समझे चार्ल्स डार्विन को लगा देना। किसको लगाना है, चार्ल्स डार्विन को, ठीक। इन्होंने प्रकृतिवाद यानी कि चार्ल्स डार्विन ने इसका प्राकृतिक चयन व जैविक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए 12th में पढ़ाया गया है, यानी कि इंटर में हो जाए, 9th में हो जाए, हाई स्कूल में हो जाए, इस समय पढ़ाया जाता है प्राकृतिक जिन्होंने। भाई देखिए ये कॉमन सी बात है, ईवीएस और बायो से रिलेटेड रहती है, ठीक है। आप इंटर की बुक उठाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी। अब यार देखा जाए तो ये सब चीजें क्या है, कॉमन चीजें जो बायो से रिलेटेड रहती। तो इसका किसने प्रतिपादन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को अगर बात की जाए तो इन्होंने किसको आनुवांशिकता का फादर कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, ठीक है। विलियम ब्यूमुंटे यानी मानव पाचन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, मानव पाचन के बारे में। अगला जो आपका जो डी वाले हैं इन्होंने बताया हेकले ने यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम का चयन कीजिए, क्या है? कचनार का फूल, ठीक है, सहजन का फूल, और मतलब कि इसमें क्या दे रहा है, और केले का फूल या रिफ्लेक्सिया का फूल। तो उसी के नीचे आप सभी के ऑप्शन दे रखे हैं कि मतलब कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। अब बताइए इसमें से कौन से ऐसे फूल हैं जिनका प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए बी सी, ऑप्शन डी ए बी डी। तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को, क्या हो जाएगा। देखिए अगर जहां पर अभी हमने बताया कचनार, तो कचनार कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ये वाला एक आपका सही हो गया, ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, यानी कि सहजन, सहजन कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र के, यानी कि केले का फूल, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल और केरल, तो ये वहां के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी वाला सही हो जाएगा। समझ गए इतनी बात साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं। अब माघ बिहू ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसका कह रहा है कि ये मतलब कब मनाया जा रहे, किस राज्य के लोग मनाते हैं, ये पूछ रहा है। तो उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये आप सभी लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम, यानी कि बिहू, यानी कि यहाँ के लोग मनाते हैं, इनका लोक नृत्य होता है, और इसमें क्या करते हैं, यानी कि 14 और 15 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बरसात के समय ये लोग किसका मतलब कि बरसात जब होती है तो ये लोग अपने घर किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किसका प्रयोग करके बनाते हैं, इसका आपको आंसर बताना है कि असम के लोग किसके बारे में, कहाँ रहते हैं, कैसे अपना निवास बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, असम, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े शहरों में रहने के लिए हजारों परिवार कई अलग अलग कारणों से आते हैं। अब देखिए बड़े शहरों में रहने के लिए हजारों परिवार कई अलग अलग शहरों से आते हैं। अब और क्या कह रहा है, इसमें इससे संबंध में या कथन मतलब गलत कथन का चयन कीजिए। तो बड़े शहरों में रहने के लिए हजारों परिवार कई अलग अलग कारणों से आते हैं, इसके संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक। तो गलत कथन का चयन करना आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए वाला है पुनर्वास से एक स्थान पर स्थानांतरित करने और बसने की क्रिया है, लोग हमेशा मर्जी से ही बड़े शहरों में जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है यानी कि आजीविका, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न कारणों के लोग बड़े शहरों में जाते हैं। जो लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कि यानी कि लोग शहरों में किसकी मर्जी से जाते हैं, शहरों में अपनी मर्जी से जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से ही जाते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं जो वनों से प्राप्त होते हैं, गोंद, ठीक है, प्लाईवुड, सील करने की लाख या कैरोसिन। तो ये हो गए आपके विकल्प, और ऑप्शन आप सभी के नीचे दे रखे हैं, क्या ए बी सी या बी सी डी या ए सी डी या ए बी डी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो वन उत्पाद हैं। देखिए अगर देखा जाए तो किसको छोड़ दोगे,
वनों से हमें क्या मिलता है, यानी कि गोंद प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गया। बी वाले को अगर बात करें तो प्लाईवुड, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्लाईवुड। थर्ड वाला आपका कौन सा हो जाएगा, सील करने की लाख। ठीक, तो ये हमें कहां से मिलते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। लेकिन कैरोसिन थोड़ी ना वनों से प्राप्त होता है, यानी कि मिट्टी का तेल जो होता है ये पेट्रोलियम से उत्पाद है। किससे उत्पाद है, जो कैरोसिन होता है ये किससे उत्पाद है, पेट्रोलियम से उत्पादक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखोगे जहाँ ए बी सी दे रखा है वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है। अब देखिए भारत में यानी कि लड़कियों में जो देखे जाने वाला पोषण है वो अविकारी, यानी कि देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है। तो ऑप्शन है रक्त अल्पता, स्कर्वी, पेलेग्रा, बेरी बेरी। जो लड़कियों में देखा जाता है सबसे ज्यादा, बताओ। सबसे सरल है, बड़ा आसान है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। लड़कियों में हमेशा हो जाता है। ठीक है, तो लड़कियों में क्या होता है, बस थोड़ा कहीं धूप लगी चक्कर आ जाएगा। लड़कियों में बहुत मतलब कि देखा जाए तो इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि खून की कमी, रक्त अल्पता हो जाना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की बात आती है तो नाम में अगर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 15 होना चाहिए, और लड़कियों में कितना हो जाए, 11 से 14 तक होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए, तो इससे रक्त अल्पता हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि लोहे की कमी से होने वाली रक्त अल्पता है। थैलेसीमिया विटामिन की कमी से होता है, कमजोरी, पीली त्वचा, सिरदर्द, चक्कर आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक, आयरन की कमी से अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन किसकी मतलब कि किससे पूर्ण किया जा सकता है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए पालक गुड़ आंवला होता है जो खून की कमी को क्या कर सकता है, उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो खून की कमी को दूर कर सकता है। ठीक, पालक गुड़ आंवला बताया जाता है खाने को। तो ये क्वेश्चन आता जरूर है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि रक्त अल्पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में भूकंप आने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर स्कूल में भूकंप आया है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए मेज के नीचे छिप जाना चाहिए, ऑप्शन बी है खिड़की के पास खड़े हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी है लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, किसी भारी चीज के पास जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए, अगर भूकंप आया है तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर भूकंप आता है तो हम लोग किसी एक सुरक्षित स्थान को चुनते हैं। किस प्रकार से चुनते हैं, अगर स्कूल में है तो आप भूकंप आया तो आप किसके नीचे, यानी कि मेज के नीचे क्या करना चाहिए, छिप जाना चाहिए। ठीक है, मेज के नीचे क्या कर जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो चीजें मान लो गिरेंगे तो आप सुरक्षित बच जाएंगे, आपके ऊपर वो चीजें नहीं आएंगी। अगर कहो कि खिड़की के पास खड़े हो जाना चाहिए तो खिड़की तो टूट जाएगी, भूकंप आएगा मतलब दीवार टूट के गिर जाओगे नीचे। या अगर कहा जाना चाहिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, लिफ्ट का उपयोग करोगे नहीं ना। अगर कहा किसी भारी चीज के पास जाना चाहिए, अब भारी चीज है तो पता नहीं कैसी है, कब कैसे गिर जाए। ठीक है, तो ये आपदा तबाही चीजें होती, इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितनी तीव्रता से, बाद ही में अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितनी तीव्रता से आई है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, इन पर कोई वो नहीं हो सकता, जोर तोड़ नहीं चल सकता है, मानव इस पर कोई जोर अपना दिखाई नहीं सकता है कि इसको सही कर सके, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधियां प्रकृति के संरक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, बताइए कौन सी मानवीय गतिविधि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मानवीय गतिविधियां प्रकृति के संरक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ईंधन की खपत, जल संरक्षण, वनों की कटाई, जल प्रदूषण। तो देखिए इसका अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जल संरक्षण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जल संरक्षण। ये जो होती है ये मानव, आप जल को क्या करोगे, बचा करके तो रखोगे।
अब ईंधन की खपत करोगे तो मानवीय गतिविधियां प्रकृति के संरक्षण बाधा उत्पन्न, यानी ईंधन की खपत करोगे तो ईंधन जब खपत करोगे तो कहाँ से लाओगे, वनों से काट करके लाओगे। वनों की कटाई, जल प्रदूषण, तो जल का संरक्षण यानी कि सही समय आने पर इसका उपयोग किया जा सके। समझ गए इतनी बात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जल संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि छात्र मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजों को परिभाषित करने और उदाहरण देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये रेखा को इंगित करती है। अधिगम का उद्देश्य यानी कि सामान्य उद्देश्य, अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की योग्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छात्र जो है छात्र मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजों को परिभाषित करने और उदाहरण देने में सक्षम होंगे। तो रेखा को इंगित करती है। अधिगम का उद्देश्य हो जाएगा, समाचार उद्देश्य हो जाएगा, या अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि अधिगम का उद्देश्य। अधिगम का क्या हो जाएगा, उद्देश्य है, चीजों को क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो अधिगम का एक हमारे हिस्सा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर स्थानीय वातावरण जांच। मतलब अधिगम का उद्देश्य कौन सी चीजें क्या है, सजीव है, कौन सी चीजें कैसी है, निर्जीव है। तो इन सबका क्या होता है, अध्ययन करेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अधिगम के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे, बस थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सब्सक्राइब भी कराइए। ठीक, और आप सभी लोग भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, तो इससे क्या होगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा और हम आप सभी के लिए मेहनत कर सकेंगे साथियों। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के विषय में परिवार और मित्र का उपविषय है, परिवार और मित्र का उपविषय है। देखिए, ये कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में मैंने बताया था, कार्य तथा खेल, भोजन, आश्रय, जल। तो उप विषय यानी उप थीम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखोगे कौन सा हो जाएगा, कार्य एवं खेल। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, उप थीम है। ठीक, बाकी इसकी क्या है, थीम है। कितनी थीमें हैं बताइए आप सभी लोग, कितनी थीमें। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब कि जो थीम है कितनी, इसकी कितनी थीम पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं खेल हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस पढ़ाते समय छात्रों को समय और स्थान प्रदान करना किस, यानी कि कराना किसमें मदद करता है, विषय के को समझने में, वे एक व्यक्तिगत स्तर को संबंधित है, या शिक्षक के पाठ्य पुस्तक से आगे जाने में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। तो मतलब जो ईवीएस की अगर क्लास पढ़ाई जा रही है, ईवीएस पढ़ाते समय छात्रों को यानी कि छात्रों को समय और स्थान प्रदान करने को किसमें मदद करता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना क्या हो जाएगा, विषय को समझने में भी। एक और वे एक व्यक्ति को स्तर में संबंधित है, शिक्षक के पाठ्य पुस्तक को आगे ले जाने में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये इसमें क्या हो जाएगा, सारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब में मदद करता है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डैश है को विज्ञान की सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की बजाय प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाता है। किसको पेश किया जाता है, ईवीएस, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। तो किसको पेश किया जाता है, किस पे, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को बजाय प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाता है। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ईवीएस की होगा तो ईवीएस ही राइट आंसर, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय क्षेत्र, यानी कि कैसा, एकीकृत विषय क्षेत्र। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, विज्ञान हो गया आपका। ठीक है, भौतिक, रासायनिक। ठीक, भौतिक हो जाएगा, रासायनिक और जैविक। समझ गए इतनी बात, जैविक हो गया। और सामाजिक इतिहास, सामाजिक की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा आप सभी का, इतिहास हो गया।
भूगोल हो गया, और क्या आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के समग्र परिप्रेक्ष्य विकसित करना, मतलब इन सबको उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण के, यानी कि पर्यावरण, बच्चों को पर्यावरण उद्देश्य के बीच में क्या करना है, समग्र परिप्रेक्ष्य विकसित करना है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवीएस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यानी कि ऑप्शन ए है सरिस्का, दाचीगाम, या जिम कार्बेट, या रानीखेत। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना हगुल मृग के लिए। हगुल मृग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हंगुल मृग जो होते हैं, तो हंगुल मृग जो कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कहाँ हो जाएगा? दाचीगाम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? दाचीगाम में पाया जाता है। अगर दाचीगाम देखा जाए तो ये कहाँ है? ये एंड के में, यानी कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में हंगुल मृग है, सॉरी हंगुल मृग है। तो हंगुल मृग की बात अगर की जाए तो इसको क्या बोला जाता है? कश्मीरी हिरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कश्मीरी हिरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर सरिस्का की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अलवर जिले में। जिम कार्बेट उद्यान की अगर बात की जाए, कार्बेट ये सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना जिम कार्बेट है। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में, यानी कि जो नैनीताल के पास यानी कि स्थित है। तो उत्तराखंड एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कहाँ कहाँ? लद्दाख एवं कारगिल, केरल एवं कश्मीर, और ऑप्शन है सी सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली और मिजोरम। तो आप इनका नावों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाव की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा? केरल और, यानी कि आपका जो हो जाता है कश्मीर। यहाँ पर इनका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? यातायात के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो केरल में अगर बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है? वल्लम बोला जाता है। और इसको अगर बात की जाए तो शिकारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिकारा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? वल्लम में ये एक लोकप्रिय बोट रेस भी कराई जाती है, यानी कि केरल में इसकी क्या कराई जाती है? वल्लम की बोट रेस भी कराई जाती है, और ये लोकप्रिय है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ चलती है? डल झील में। ठीक है, कहाँ चलती है? डल झील, श्रीनगर में। समझ गए इतनी बात? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।